हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटॉप में बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि हम सभी लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई की थी, इसी इजी वे में बिल्कुल आसान और शानदार तरीके से हम सेमेस्टर 2 की भी पढ़ाई कर रहे हैं। हिंदी की क्लासेस हमारी हो चुकी है कंप्लीट और सब्जेक्ट जो अभी हमारा चल रहा है वो है हमारा पेपर 1 का वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो कि आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, फर्स्टली हमने डिस्कस किया था इसका सिलेबस। इसके अलावा जो बच्चे नए जुड़े हैं वो जाके अपना सिलेबस चेक कर लें, उसके बाद 1 बाय 1 करके सारी क्लासेस को ज्वाइन कर लें। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वेल एंड गुड है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। और जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं आपको, अभी मैंने रिसेंट में ही एक वीडियो अपलोड की है जो कि आपकी इंटर्नशिप से रिलेटेड है। ठीक है, सेमेस्टर 1 के लिए है वो। तो जो बच्चे आपके जूनियर हैं, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं या जिस भी आप सोशल साइट से लिंक हैं, तो आप उस वीडियो को अपने किसी भी सोशल साइट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। क्योंकि इंटर्नशिप में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हम उस फाइल को कैसे बनाएं, किस तरीके से फिल करें। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। ठीक है, तो फिर बिना किसी देरी के आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, जो बच्चे पहले से जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, जो नए हैं, उनको भी बता देना चाहती हूँ कि ये हमारा पेपर 1 वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की बात हो रही है। इसमें हमने MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। लगभग हमारे 285 के आसपास में MCQ थे, पूरे कर लिए हैं हमने वो। तो आज हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट के बारे में। ठीक है, 3 सेगमेंट में आपका जो पेपर है ये बटा होता है। एक सेगमेंट आपका वेरी शॉर्ट का होता है, दूसरा होता है एक होता है MCQ का, दूसरा होता है वेरी शॉर्ट का और तीसरा होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जल संचयन की उपयोगिता बताइए। अब देखिए, जल संचयन क्या है। वर्षा का जो जल होता है उसको इकट्ठा करके जब हम उसका संचय करते हैं उसे जल संचयन बोलते हैं। अब इसकी उपयोगिता क्या है? एक तो जल प्रदूषण को हम इससे कम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ भूजल, यानी कि जो पृथ्वी का जो जल है उसकी गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। बाहरी बाढ़ को आने से हम रोक सकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, बाढ़ के खतरे को कम कर सकते हैं। ठीक है, और जो सूखा पड़ता है उसकी समस्या से भी हम निजात पा सकते हैं जल संचय को करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन से बिंदु आवश्यक हैं। अब देखिए, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए आवश्यक है शिक्षार्थियों को पुस्तकें और गणवेश देना। दूसरा, आप इसमें एक काम और कर सकते हैं कि शिक्षार्थियों के लिए उन विषयों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करें जिनका अध्ययन वो कर सकते हैं, बल्कि उनके लिए प्रेशराइज ना करें जो कि वो नहीं कर सकते। ठीक है, अनुच्छेद जो हमारा 29(2) है उसमें भी ये कहा गया है कि जाति, भाषा या किसी भी प्रजाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। शिक्षा का समान शिक्षा के लिए सभी को जो है अवसरों की समानता प्रदान की जाए। किसी भी तरह के भेदभाव करके किसी को प्रवेश के लिए नहीं रोका जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, अनुच्छेद है आपका 29(2) में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या हैं। अब देखिए, जो चाइल्ड लेबर है वो क्या होता है, क्यों बच्चे चाइल्ड लेबर बनते हैं, बाल श्रमिक बनता है बच्चा। सबसे पहला कारण तो है गरीबी। ठीक है, सपोज़ करिए किसी बच्चे के घर में खाने को नहीं है तो उसको मतलब वो पढ़ाई के लिए कहाँ से आइडिया आएगा उसे। सबसे पहले ज़रूरत होती है रोटी, फिर कपड़ा, फिर मकान। तब जाके बच्चे को जब ये सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी तब जाके वो सोचेगा कि हाँ मुझे पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, तो एक तो गरीबी है इसका कारण। दूसरा, इसके अलावा किशोरों और युवाओं के लिए धन अर्जन के लिए उपयुक्त अवसरों का ना होना भी महत्वपूर्ण कारक है। जैसे कि किशोर हैं जो एडल्ट स्टेज में हैं, उनके लिए अगर प्रॉपर पैसे नहीं हैं
तो वो भी क्या करने लगते हैं, छोटी उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉबेल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट कीजिए। वैसे तो फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन मेथड दिया है, तो फ्रॉबेल की शिक्षण पद्धति में खेलों की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। फ्रॉबेल के अनुसार बालक की आत्मक्रिया खेल द्वारा ही विकसित होती है, अतः बालक को खेल द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। अब जो प्लेटो ने अकादमी नामक संस्था की स्थापना की, जिसे प्लेटोनिक एकेडमी या अकादमी या फिर एकादमिक स्कूल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की 2 भूमिकाएं बताइए। अब देखिए, आप एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, इसमें स्कूल का क्या रोल है। सबसे पहला तो यह है कि विद्यालय के पुस्तकालय में, जो आपकी लाइब्रेरी है, उसमें पर्यावरण शिक्षण से संबंधित साहित्य उपलब्ध हो, बुक्स हो वहाँ पर इस तरह की, जो बच्चों को जागरूक कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि विद्यालय में प्राकृतिक वातावरण के महत्व और उपयोगिता के बारे में आप विद्यार्थियों को बता सकते हैं। ठीक है, पोस्टर प्रतियोगिता करा सकते हैं और बच्चों को पौधे लगवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हो सकती हैं, जिस तरीके से आप बच्चों में ये चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था। अब देखो, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो ये मानते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, तो दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। इस मान्यता के अनुसार उन्होंने स्त्री शिक्षा की व्यवस्था की। और प्लेटो ने एक बात और कही कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अगर हीन प्रवृत्ति की उनकी भरपाई करनी है, तो उसके लिए महिला को शिक्षित करना होगा, नहीं तो वो राज्य और समाज के लिए खतरा बन सकती है। ठीक है, ये बात प्लेटो ने कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। अब देखिए, भूमंडलीकरण क्या होता है। जो हमारी स्थानीय संस्कृति है उसको वैश्विक विशेषताओं के साथ अगर हम जोड़ दें तो ये कहलाएगा भूमंडलीकरण। अर्थात इस प्रक्रिया में विश्व भर के देशों और संस्थाओं के बीच में सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी संबंधों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी। तो जो आपका लैंगिक समानता है उसका अर्थ है कि पुरुष और महिला के समस्त अधिकार, अवसर, जिम्मेदारियां और जो शिक्षा है वो समान रूप में हो। महिला और पुरुष को सभी पहलुओं में समान अवसर दिए जाएं, जिम्मेदारी भी समान हो दोनों की और अधिकार भी समान हो। देखिए, अक्सर ऐसा देखा जाता है, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत जगह अभी भी ऐसा है कि लड़कियाँ या स्त्रियाँ जो हैं वो समान अधिकार तो चाहती हैं, लेकिन ड्यूटी नहीं निभाती हैं उस तरह की। ठीक है, तो मैं सभी को कहना चाहूँगी, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है किसी के लिए भी। स्त्रियों को जितना अधिकार दिया जाए उतना ही वो कर्तव्य निभाने के लिए भी जागरूक रहें तो अच्छा है। ठीक है, जब एक पुरुष कमाता है तो वो भी परिवार चलाता है, अगर स्त्री भी कमाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्त्रियों को भी हर तरह की समानता का अधिकार, पूरी बराबरी का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, हर क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जन शिक्षा जन साधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करती है। साथ ही ऐसी शिक्षा हो कि जो बालक को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से अपना विकास कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना। देखो, जो बच्चे पहले से बीएड हैं उनको पता ही है उपनयन संस्कार, क्योंकि पूरा वैदिक काल उन्होंने पढ़ा होगा। इवन ये सब्जेक्ट भी उनके लिए काफ़ी फैमिलियर है पहले से ही। लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएशन करके आए हैं
उनके लिए भी कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। देखिए क्या हुआ करता था, उपनयन संस्कार का मतलब है जब हमारे प्राचीन टाइम में वैदिक काल में शिक्षा हुआ करती थी, तो उसमें एजुकेशन को स्टार्ट करने से पहले, बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट होने से पहले एक संस्कार हुआ करता था जो कि कहलाता था उपनयन संस्कार। ठीक है, तो इसमें शिक्षक जो है मतलब जो भी बच्चा स्टार्ट करने जा रहा है पढ़ाई, उसे जनेऊ पहनाते थे। उसके बाद बहुत सारी प्रक्रिया होती है थी, तब जाके उपनयन संस्कार हुआ करता था। तो उपनयन संस्कार का अर्थ होता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीडिया क्या है। अब देखो, आधुनिक समय में मल्टीमीडिया का अर्थ सभी को पता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जो हम जितने भी डिजिटल उपकरणों का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट, इंटरेक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों, श्रव्य, दृश्य, पाठ्य, चित्रिक आदि का उपयोगी संयोजन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया एक सफल उपकरण सिद्ध हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य से क्या अभिप्राय है। अब देखिए, राज्य क्या होता है, स्टेट क्या होता है। राज्य एक संगठित इकाई होती है जो कि शासन या फिर सरकार के अधीन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर AIL कैंडिल ने अपनी डेफिनेशन दी है कि राज्य जो है वो एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में है जिसके साथ सरकार होती है, जिससे लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा जो है आपका बेसिक एजुकेशन, ये महात्मा गांधी जी ने दिया है। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी। आज इसे विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। इसकी पृष्ठभूमि में गांधी जी बुनियादी यानी बेसिक शिक्षा से रिलेटेड थे। उनका मानना था कि बालक शिक्षा प्राप्त करते समय व्यवसाय परक भी बने। ठीक है, इस तरह का बच्चा बन जाए कि वो कमाना शुरू कर दे, ठीक है, जीवन के लिए उपयोगी बन जाए वो। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था। तो प्राचीन काल में व्यक्तिक स्वरूप हुआ करता था शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। तो ये कथन किसका है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य के समर्थक कौन है। तो वो हैं TP नंद साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण में सहायक हों उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने। आगे बढ़ते हैं। किसने लिखा है संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व जो है आत्मा के लिए शिक्षा का है। तो ये बात किसने कही है, एडिसन ने बोली है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो बालक के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था होती है आपकी 0 से लेकर 5 साल तक, बाल्य 6 से 12 तक, किशोरावस्था होती है 12 से 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है। ठीक है, क्या माना है इन्होंने कि जो शिक्षा है उसकी संपूर्ण प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वो विकास करना या उन्नति करना, प्रोग्रेस करना है। तो ये बात जॉन डीवी ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन डीवी ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। उत्तम नैतिक चरित्र के बारे में कहा है हर्बर्ट ने। प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है, जो आपका प्रैग्मेटिज्म है उसके जन्मदाता हैं विलियम जेम्स। नेक्स्ट है सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। तो ये बात किसने कही है, रविंद्रनाथ
टैगोर ने, ठीक है, कि जो सर्वोत्तम शिक्षा है वो वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। नेक्स्ट है बालकों को बाल देवो भव किसने कहा है? बाल देवो भव की संख्या किसने दी है? तो ये दी है गिजुबाई बधेका ने। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? तो ये 3 भागों में है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था। ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ और पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ था? 4 अगस्त 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका अर्थ होता है आर्थिक, सामाजिक, जनांकीकी, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनका मापन करना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30। जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय बताइए। ये तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, शहर गांव के बीच में जो नालियों में बह रहा है गंदा पानी या गंदे पदार्थ, वो नालियों में ना छोड़े जाएं। कई बार आपने देखा होगा जैसे आसपास में डेयरियाँ होती हैं तो ये लोग जो हैं जो पशुओं का विसर्जन है उसको भी नालियों में बहा देते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। नेक्स्ट है फिर नदियों के निकट गंदे बर्तन और मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर आप किसी पेशेंट के कपड़े धोते हैं तो क्या होगा, बाकी लोगों को भी वो बीमारी हो जाएगी। नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। नदी और तालाबों में पशुओं को नहलाने और वाहन धोने पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये हुआ था 1986 में। वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने लगता है, वो चाहे मानवीय कारण हो या फिर प्राकृतिक कारण हो, ठीक है, दोनों इसमें आ जाते हैं। तो भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय है पृथ्वी के ताप में होने वाली वृद्धि। नेक्स्ट है बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। एक तो शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या है। आपने देखा होगा आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो दूर दराज इलाकों में हैं, दूर दराज इलाके हैं और जो थोड़ा सा रिमोट एरियाज़ में हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को पढ़ाने से वंचित रख देते हैं, ठीक है। और दूसरा है कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव, है ना। पहले भी ऐसा बहुत हुआ करता था कि जो घर में हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, जैसे दादियाँ हैं, वैसे हमारे घर में तो कभी ऐसा नहीं हुआ है, टच वुड, ठीक है, लेकिन मैंने बहुत जगह देखा है कि क्या करते हैं लोग, लड़के को पढ़ा देते हैं इंग्लिश मीडियम में और लड़की को रख देते हैं हिंदी मीडियम में। इस तरह की पार्शियलिटी भी मैंने अपने सामने होते हुए देखी है। जो हमारे साथ में जो जितने भी सहपाठी हुआ करते थे, काफ़ी देखा है मैंने कि बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी अभी भी लड़के लड़कियों में की जाती है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। सत्य, सच्चाई, सत्यनिष्ठता, उत्तरदायित्व की भावना और दया का भाव, ठीक है। फ्रोबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया? तो इन्होंने किया था किंडरगार्टन का। टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो टैगोर मानते थे सत्यम, शिवम और अद्वैत। अद्वैत का मतलब होता है कि सत्य केवल ब्रह्मा है, इससे अलग कुछ भी सत्य नहीं है। जो जगत संसार है वो सब मिथ्या है, झूठ है, ये चीज़ होता है अद्वैतवाद। तो उन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च मानव माना है, वो अद्वैतवादी थे। फ्रोबेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। एक तो हो जाएगी एजुकेशन ऑफ मैन और दूसरी है मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो जो जनसंख्या शिक्षा है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जनसंख्या और शिक्षा।
अर्थात शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है, उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। जनसंख्या शिक्षा को समझने के लिए परिभाषाओं को भी समझना ज़रूरी है। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, इनको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यूनेस्को के अनुसार क्या है, जनसंख्या शिक्षा को संख्यात्मक पहलू के रूप में अथवा अधिक महत्वपूर्ण संस्थाओं के निबंध के रूप में नहीं जानना चाहिए। इसे जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष और मानव स्रोत विकास के संबंध में जानना चाहिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा का जो अर्थ है वो वर्तमान और भावी परिवार के कल्याण, आर्थिक संपन्नता और राष्ट्रीय जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता करना है। क्लियर सभी को? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं। देखिए सबसे पहली विशेषता तो इसमें यही है कि जो विद्यालय है, विद्यालय के अंदर किसी भी विद्यार्थी को शारीरिक रूप से उपस्थित होना ज़रूरी नहीं है, दूर रह कर के भी काम चल जाएगा इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें टाइम की भी बचत होती है। तीसरा, इसके अंतर्गत छात्र और अध्यापक के बीच में जो संबंध है उसको अगर स्थापित करना है तो उसके लिए रेडियो, दूरदर्शन, वीसीआर, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि का यूज़ किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। अब देखिए दो तरह की एजुकेशन, तीन तरह की होती है वैसे तो, लेकिन औपचारिक होती है आपकी फॉर्मल जो कि स्कूल में जाके होती है, अनौपचारिक होती है इनफॉर्मल जो कि आसपास में घर परिवार में होती है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसमें एक तो जीवन से संबंधित वो अनुभव होते हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था और साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है, ना तो कोई इसकी निश्चित योजना है, ना तो कोई प्लानिंग की जाती है पहले से, ना ही कोई इसके नियम होते हैं। यह बालक के आचरण का रूपांतरण, इसमें हम क्या करते हैं, बालक के आचरण को बदलते हैं, लेकिन जो रूपांतरण की प्रक्रिया है वो अज्ञात है और अप्रत्यक्ष है, अनौपचारिक है, उसका कोई निश्चित समय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। सबसे पहला तो है संघ। बौद्ध शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे वो संघ होते थे, ठीक है। संघ में प्रवेश लेने पर ही जो मनुष्य है वो श्रमण बन जाता था, उसको श्रमण बोला करते थे। अब श्रमण के अलावा संघों में किसी और को शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती थी। संघ में प्रवेश लेने के भी विशेष नियम होते थे। संघ में प्रवेश होने को ही हम क्या बोलते थे, प्रवज्जा। इसका अर्थ होता है बाहर जाना। जैसे वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था तो इसमें प्रवज्जा संस्कार हुआ करता था। तो जो भावी भिक्षु परिवार से अलग होकर बाहर आकर बौद्ध संघों में मिल रहा है, उसकी आयु 8 से 12 साल के बीच में होती थी। 20 साल की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। अब देखिए उपनयन नहीं है, उपसंपदा है। इसके अलावा भिक्षु शिक्षा का पूर्ण रूपेण सदस्य वो बन जाता था। दूसरी विशेषता है गुरु और शिष्य के बीच में संबंध। तो गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध हुआ करते थे बहुत ज़्यादा घनिष्ठ और मधुर। दोनों का जीवन सादा और निकट होता था। गुरु शिष्यों के शैक्षिक, मानसिक, आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार उनका विकास करता था। इस युग में गुरु शिष्य का मठ से निष्कासन कर सकता था। जो मठ हुआ करते थे जिनमें शिक्षा होती थी तो गुरु जो है शिष्यों को निकाल सकता था। जब गुरु यह पाता कि कोई शिष्य जो है पर्याप्त मात्रा में उसे सम्मान नहीं दे रहा है या फिर अध्ययन के प्रति जागरूक नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है, तो वो उसका निष्कासन भी कर सकता था। यदि कोई गुरु किन्हीं कारणों से संघ से बाहर हो जाता है तो शिष्य को भी संघ से बाहर जाना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक सुकरात, प्लेटो, डेकार्टे, स्पिनोजा और हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम। तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और इनका जन्म कलकत्ता में 1863 में हुआ था। टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की? तो ये की थी उन्होंने बोलपुर में, जो कि आपके एमसीक्यू में भी पूछा गया है, ठीक है, और 1990 में हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं। जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य बताइए। जो जनसंख्या की शिक्षा है वो क्यों दी जाती है? एक तो सबसे पहला है कि आर्थिक प्रगति और स्वास्थ्य शिक्षा
आवास, आहार, जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर को उपलब्धि सहित जीवन की वर्तमान भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व को की अनुभूति करना। दूसरा है छोटे परिवार को, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की अधिक संभावना रहती है, प्रशंसात्मक दृष्टि से देखना। ठीक है, तो ये है जनसंख्या शिक्षा के लक्ष्य कि जो छोटा परिवार है उसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की अधिक संभावना रहती है, तो ये उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। पर्यावरण प्रदूषण जैसा आपको पता ही है, भोजन, हवा, जल, गंदगी के कारण जो दूषित हो जाता है वातावरण, उसी को हम कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण, जो कि हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरा पैदा करता है। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। तो ये है एकेडमी या एकादमी, है ना, प्लेटोनिक एकादमी पढ़ा था ना आपने अभी, वही है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, पाठशाला को बाग और शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले कौन थे, तो फ्रॉबेल। प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता, तो ये ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते हैं। आज हम यहीं तक रखते हैं, 50 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं कंप्लीट। इसके बाद हम 51 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, MCQ कंप्लीट है हमारे, और बाकी का सिलेबस भी हम फटाफट से कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आशा करती हूँ मैं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी बताई हैं, तो जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ उनको आप चाहें तो कॉपी पर नोट कर लिया करिए। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स पे आप किसी भी वक्त मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और सभी वीडियो को देखते रहें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो समझ में आया करें तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आशा करती हूँ फिर से कि आपको सभी वीडियो समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।